देखिए किस तरीके से होगा, इधर देखिएगा आप लोग कि मैंने जो अभी डायग्राम ड्रॉ की थी वो डायग्राम ये थी, देखिएगा इधर कि इसके अंदर डायग्राम के अंदर, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, चले अब ठीक है। देखिए फॉस्फेट था, शुगर था, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट और शुगर, नेक्स्ट शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर और फिर आगे फॉस्फेट। ए और टी था, सी और जी था। देखिए ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड या फिर ये बॉन्ड, देखिए किसके दरमियान में है, नाइट्रोजनियस बेस और शुगर। ये बॉन्ड क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब सुन लीजिएगा, दो डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान में डिस्टेंस कितना, 20 एंगस्ट्रॉन का। दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉन का। ठीक है, फिर उसके बाद में वन कंप्लीट टर्न की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, फिर एक कंप्लीट टर्न के बाद दूसरा टर्न स्टार्ट होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन के बाद में। ये दो स्ट्रैंड का डिस्टेंस है, ये दो न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस है, टू स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड लिख देता हूं। ठीक है, ये टू न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस, ये कंप्लीट टर्न की लेंथ, कंप्लीट टर्न की लेंथ है। ठीक है, ये टू कंप्लीट टर्न, बिटवीन टू कंप्लीट टर्न, कंप्लीट टर्न, दो कंप्लीट टर्न के दरमियान के अंदर। ठीक है, अच्छा जी क्लियर है, यहाँ तक सारा ही हो गया तकरीबन, मेरे ख्याल मुझे नहीं और वन कंप्लीट टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड, वन कंप्लीट टर्न में। ठीक है, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, अच्छा जी उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए डीएनए के अंदर अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी। ठीक है, और फिर अमाउंट ऑफ टी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो ए का अमाउंट है वही टी का होगा और जो टी का अमाउंट है वही ए का होगा। फिर उसके बाद देखें, अमाउंट ऑफ जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी, और अमाउंट ऑफ सी जो है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ जी। बात एक ही है आपके पास। ठीक है, अच्छा जी चलें अब देखते हैं यहाँ पर कि मैं कहता हूं कि ए का अमाउंट 5% है, तो सी का अमाउंट कितना होगा, कितना होगा देखते हैं आपका 45। जोहेब आराइन, समझ आई ये कुछ बात भाई? देखिए ना, बहुत ही सिंपल है, ये मेरे ख्याल में बता चुका हूं आपको ना। देखिए ए का अमाउंट 5% है, तो जो अमाउंट ए का है वही अमाउंट किसका है, टी का, क्योंकि ए की बॉन्डिंग किसके साथ बनती है, देखें ए की बॉन्डिंग टी के साथ बनती है। तो ए का अमाउंट कितना है 5%, तो टी का अमाउंट भी कितना होगा 5%। टोटल कितना हो गया 10%। 100 में से 10 गया, रिमेनिंग कितना बचा 90। 90 का हाफ कर लें, 45% ये हो जाएगा और 45% कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। समझ आ गई बात? सिंपल सी बात है, शायद पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्लियर है? आगे चलें, आगे चलें, जल्दी बताएं मुझे। ठीक है आगे चलते हैं।
ये एमसीक्यूज आते हैं इसके हवाले से ना। अच्छा चलें देखिए, उसके बाद अब मैं आपसे कहूं, कल हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ा था और मैंने बताया था कि आफ्टर एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद डीएनए डुप्लेक्स कॉइल अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। मैं कहूंगी डीएनए डुप्लेक्स जो है, डीएनए डुप्लेक्स कॉइल अराउंड द, और से सुनिएगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन आफ्टर एवरी 20 कंप्लीट रन। गलत लिख दिया, सही है गलत है? 20 आएगा या 200 आएगा? चले जी, आपका नॉलेज जरा चेक करते हैं। 200 आएगा, गलती से लिख दिया ना मैंने 20। अकलमंद लोगो सही है। क्यों सही क्यों है नेहा? सुने मेरी बात को, एक कंप्लीट रन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? एक कंप्लीट रन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो 20 कंप्लीट रन में कितने हो गए? 20 कंप्लीट रन में कितने हुए? 200 हो गए। तो बात तो एक ही है, 20 कंप्लीट रन कह दें या 200 न्यूक्लियोटाइड कह दें, भाई बात तो एक ही है। वहां पे एंटी टेस्ट में नहीं बैठ जाना, और ये तो गलत दे दिया, ये तो 20 नहीं 200 है। वहां बता रहे हैं उसको कि भाई ये मिस्टेक है, सही करो। बोलेगा जो है कर लो, अगर गलत हुआ तो सबको एक एडिशनल मार्क्स मिल जाएगा। और अगर मैं ये एमसीक्यूज दे देता तो आप तो फंस जाते। आप कहते अरे ये क्या 20 कंप्लीट रन? अल्लाह के बंदो आगे भी तो देख लो, क्या लिखा है? कंप्लीट रन लिखा है, ना कि उसने न्यूक्लियोटाइड लिखा हो। उसने क्या लिखा है? कंप्लीट रन। हाँ, अगर यहाँ लिखता 200 न्यूक्लियोटाइड फिर तो सही था, क्योंकि भाई देखिए एक कंप्लीट रन में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 है। तो 20 में मोस्टली क्या हो गए? 200 हो गए। 200 न्यूक्लियोटाइड कह दें या 20 कंप्लीट रन कह दें, बात तो एक ही है। इसके अंदर कोई ऐसा मजाइका तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, इसके अंदर डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ फजूलियात दे रखी थी कि जनाब वैटसन और क्रिक का बताया गया था। ये वैटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं कि ये मॉडल किसने दिया था आपके पास, यानी कि जेम्स डी वैटसन ने दिया था। वैटसन एंड क्रिक 1953 के अंदर डीएनए का मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है। इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये दोनों मॉडर्न जेनेटिक्स के फाउंडर हैं, क्योंकि 1953 में डीएनए का मॉडल आ गया तो जीन्स का पता चल गया। जीन्स का पता चला तो 1970s के अंदर फर्स्ट टाइम टिश्यू कल्चरिंग या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग को यूज किया गया पाम ऑयल के प्लांट के ऊपर मलेशिया के अंदर। अगर ये डीएनए का मॉडल ना देते तो हमें जीन्स का तो पता ही नहीं पड़ता ना, ठीक है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता हमारे पास। तो इन्हें थैंक यू कहना चाहिए, ठीक है। और जो आपके पास ओल्ड जेनेटिक्स है, ओल्ड जेनेटिक्स क्या कहलाती है? मेंडेलियन जेनेटिक्स कहलाती है, या उसको क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं। उस क्लासिकल जेनेटिक्स का या मेंडेलियन जेनेटिक्स या ओल्ड जेनेटिक्स का फादर कौन कहलाता है? जॉर्ज मैंडल कहलाता है, ठीक है। 1700 में देने वाले लॉस को 21st सेंचुरी में भी एक्सेप्ट किया जाता है। बड़ी इसके पास जो, और एक ऐसा शख्स जो मैट्रिक पास और इतना बड़ा कारनामा कर जाए और फादर ऑफ द जेनेटिक्स का खिताब ले जाए, और जबकि न्यूक्लियस भी डिस्कवर ना हुआ हो, जब ये बातें कहे और 200 साल बाद उसके मरने के बाद उन बातों को एक्सेप्ट किया जाए, तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। गॉड गिफ्टेड चीजें थी। और मैंडल वाज लकी टू सेलेक्ट द पी प्लांट। मैंडल का लक काम कर रहा था जो पी प्लांट को उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर कोई और प्लांट सेलेक्ट करता ना तो मैंडल के ये सारे लॉज वाज फेल हो जाते आज।
अब उसने जानते बूझते हुए सेलेक्ट किया या कैसे किया नहीं जानते, चैप्टर 8 में इसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। चलें जी, उसके बाद देखिए इनके बारे में है कि इन्होंने एक्सरेज मारी, ये सब मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। आप अपने तौर के ऊपर इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो मेन चीजें थी इसके अंदर वो मैंने बता दी आपको। लेकिन इसके अंदर से क्या हुआ था कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया ना, ठीक है। तो अब उसके बाद इनमें से एक यानी कि 38 ईयर की एज के अंदर एक्सपायर हो गई थी 1958 के अंदर, ड्यू टू द कैंसर की वजह से। इनमें कैंसर हो गया था, ठीक है, इस वजह से ये एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं रेप्लिकेशन के ऊपर। रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या है? कॉपी है, कॉपी करना। जैसे कि आपको एक पेज दें और आपसे कहें इसकी फोटो स्टेट निकाल लाओ, आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल लाएं, फोटो स्टेट उसकी निकाल लाएं, तो वो जो डुप्लीकेट आई, फोटो स्टेट आई, वो क्या है आपके पास? रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन है। रेप्लिकेशन कहते हैं डुप्लीकेट कॉपीज को। आप सब जानते हैं कि व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, में डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन द formation of new DNA molecules take place। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन द सेल विदाउट एनी चेंज, बिना किसी चेंज के एक नया डीएनए की कॉपी आ जाए, इट इज नॉन एज रेप्लिकेशन। इसको आप किसका नाम देंगे? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का नाम देंगे। आप सब जानते हैं कि 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर इन द फॉर्म ऑफ कॉइल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि दोनों कॉइल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रैंड। अच्छा, दोनों स्ट्रैंड जुड़े किसकी मदद से हैं? दे अटैच विथ ईच अदर। यानी कि देखिए, मैं इसको रिमूव करता हूं, आप देखिएगा, देखिए ये दोनों स्टैंड ए है तो यहाँ टी, यहाँ टी होगा तो यहाँ ए होगा, यहाँ सी है तो यहाँ जी। देखिए किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? वीक हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए तो बोथ स्ट्रैंड आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो दोनों ही स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दैट्स क्लियर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो when these hydrogen bond break, the two parts of DNA become separate like two part of zip, two part of zip। जैसे कि जिप खोलते हैं ना, दोनों स्टैंड अलग हो गए, दोनों सिरे जिप के अलग हो गए, जिप को बंद किया, दोनों सिरे दोबारा से जाकर के मिल गए, ठीक है। तो जिप और अनजिप कब होता है? या अनजिप होना, अनजिप कब होता है डीएनए? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के दौरान ये पूरा डीएनए क्या हो जाएगा? अनजिप हो जाएगा। 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? बिल्कुल से जा करके अलग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं इसमें मजीद कुछ बात करूं तो अब हम चलते हैं यानी कि रेप्लिकेशन के ऊपर, के बेसिकली ये रेप्लिकेशन हो कैसे रही है। मैं इसको रिमूव करूंगा और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखें जी, रेप्लिकेशन पता चल गया आपको। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं रेप्लिकेशन के लिए, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर मैं बात करता हूं। अब इसके प्रोसीजर को देखते हैं चलेगा कैसे। रिक्वायरमेंट्स फॉर रेप्लिकेशन, और से सुनने वाली बातें हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले तो एंजाइम्स चाहिए आपको, और ये एंजाइम्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 चाहिए आपको डीएनए,
पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो है आपके पास यूं कह लें कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, ऐड करता है, मतलब ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डॉटर स्ट्रैंड। डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करेगा, ऐड करेगा। दूसरा एंजाइम चाहिए हेलिकेस, बता चुका हूं मैं क्या करेगा, बताइएगा। हमने ब्रेक द सैंथेसिस वीक को जी, अनवाइंड अनवाइंड करना या ब्रेक अनब्रेक करेगा। करना, अनवाइंड द डीएनए। फिर उसके बाद तीसरा चाहिए गायरेस, ये क्या करेगा, रेप्लिकेशन होने के बाद जब डॉटर स्ट्रैंड बन जाएंगे उसके बाद क्या कर देगा, दोबारा जोड़ देगा डीएनए को, रीवाइंड कर देगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जगह नहीं है तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ये एंजाइम नंबर 1, एंजाइम नंबर 2, एंजाइम नंबर 3, 3 एंजाइम हो गया, अभी चौथा एंजाइम, आगे चलते हैं, रिमूव कर रहा हूं। अच्छा जी, रिमूव कर रहा हूं। अच्छा जी, चौथा एंजाइम कौन सा चाहिए, चौथा एंजाइम चाहिए प्राइमेस। प्राइमेस का काम क्या है, अटैच्ड प्राइमर, प्राइमर मैं आपको बताऊंगा किसको कहते हैं, अटैच प्राइमर। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम चाहिए लाइगेज एंजाइम, ये क्या करेगा, फिल द गैप्स, फिल द गैप्स। कौन से गैप्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा, गैप्स ऑफ डीएनए, डीएनए को गैप्स को फिल करेगा। ठीक है अच्छा जी, ये तो होगा एंजाइम पूरे। ठीक है, एंजाइम के बाद दूसरी चीज क्या चाहिए, प्राइमर चाहिए भाई, इसको प्राइमर। प्राइमर क्या है, रनवे, रनवे ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ये रनवे है डीएनए पॉलीमरेज का। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में कौन रनवे था, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में कौन रनवे था, ट्रांसपोर्टर्स प्रोमोटर था ना भाई, प्रोमोटर रनवे, एक्टिवेटर या रनवे। मैंने कहा था ना कि आरएनए सपोज कर लें एक एरोप्लेन है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, याद है आपको, रिकॉर्डिंग मेरी देखिएगा, उसमें मैंने कहा था कि ये एक एरोप्लेन है, एग्जांपल दी थी, और एरोप्लेन उस वक्त तक लैंडिंग या फ्लाइंग नहीं करता जब तक रनवे ना हो। मतलब आरएनए पॉलीमरेज उस वक्त तक यानी कि आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करता जब तक कि उसके साथ कोई आके अटैच ना हो। एक्टिवेटर उसका प्रोमोटर था, प्रोमोटर उसके साथ आकर के क्या हुआ करता था, अटैच हुआ करता था, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो, याद है आपको। यस। अच्छा जी, ठीक है। प्राइमर, देखिए प्राइमर क्या है, सुनिएगा, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पैरेंट स्ट्रैंड से डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करेगा, पैरेंट से किसके ऊपर करेगा, डॉटर के ऊपर कॉपी करेगा। लेकिन ये उस वक्त तक कॉपी नहीं करता जब तक इसके वर्क में आके कोई इंटरेस्ट ना ले, जब तक आकर के कोई इसके साथ अटैच ना हो। तो इसके वर्क में इंटरेस्ट लेने के लिए कौन आता है, प्राइमर आता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि प्राइमर इज अ एक्टिवेटर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। कि प्राइमर किसका एक्टिवेटर है, डीएनए पॉलीमरेज का एक्टिवेटर है। जब प्राइमर आकर के डीएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होगा तो डीएनए पॉलीमरेज पैरेंट से डॉटर डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, ऐड करेगा। जब तक अगर प्राइमर आकर के अटैच ना हो तो पैरेंट से डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ये कॉपी नहीं करेगा। इसीलिए हमने इसको रनवे ऑफ डीएनए पॉलीमरेज का है। सपोज कर लें कि डीएनए पॉलीमरेज एक एरोप्लेन है और प्राइमर एक रनवे है, तो एरोप्लेन उस वक्त तक लैंडिंग या फ्लाइंग नहीं करता जब तक उसको रनवे ना मिल जाए। ठीक है जी, क्लियर है। मुश्किल है भैया।
DNTPs, भैया DNTPs भी चाहिए, D फॉर डीऑक्सी, N फॉर नाइट्रोजनियस, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। DNTPs भी चाहिए ना? आएगा बेटा, डायमर भी आएगा, सब्र करें, डायमर भी आएगा। DNTPs 4 हैं, वहां RNTPs 337 था प्रोटीन में। DATP, DCTP, DGTP और DTTP। अब एक को प्रोनाउंस कर देता हूं, DATP को, D फॉर डीऑक्सी, A फॉर एडेनाइन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। फिर दूसरी है DCTP, D फॉर डीऑक्सी, C फॉर साइटोसिन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। तीसरी है DGTP, D फॉर डीऑक्सी, G फॉर ग्योनाइन, T फॉर ट्राई, P फॉर फॉस्फेट। फिर चौथी है DTTP, D फॉर डीऑक्सी, T फॉर ट्राई, सॉरी थायमाइन, T फॉर ट्राई और P फॉर फॉस्फेट। ये है न्यूक्लियोटाइड्स। इन न्यूक्लियोटाइड को पैरेंट से किस पे कॉपी करेगा? पैरेंट से किस पे कॉपी करेगा? डॉटर स्ट्रैंड पे। इन न्यूक्लियोटाइड्स को पैरेंट से किसके ऊपर कॉपी करेगा? डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर कॉपी करेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। सारी चीजें हो गई रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। अच्छा, मैं रिमूव कर रहा हूं। अच्छा देखें, डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये एक बड़ा एंजाइम है, ये है डायमर। डायमर जो क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करेगा? 2 पार्ट्स पे। डायमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक वक्त में, इसके 2 पार्ट्स हैं। डीएनए के कितने स्ट्रैंड हैं जी? हाउ मेनी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? हाउ मेनी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए? 2। कोई नहीं बोल रहा, हिफ्जा, एमन या 2-4 ही बोलते हैं बस। 2। 2 स्ट्रैंड है ना डीएनए के, तो डॉटर के कितने स्ट्रैंड होंगे? डॉटर के कितने होंगे? 2। डॉटर के भी 2 ही स्ट्रैंड होंगे मेरा बच्चा। डॉटर के भी 2 होंगे, कोई एक स्ट्रैंड कहां से आया डीएनए के पास? डॉटर के भी कितने स्ट्रैंड बनेंगे? 2 स्ट्रैंड बनेंगे। 2 पैरेंटियल स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड बन जाएंगे। 2 पैरेंटियल स्ट्रैंड से क्या बनेंगे? 2 डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डायमर है। डायमर मतलब 2 पार्ट्स में कंसिस्ट करता है, मतलब 2 पैरेंटियल स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर एक ही वक्त के अंदर न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करेगा। फिर सुने, मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है डायमर है, मतलब कंसिस्ट करता है 2 पार्ट्स के ऊपर। ये 2 पैरेंटियल स्ट्रैंड से एक वक्त में 2 डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा? कॉपी करेगा। तो इसका मतलब तो क्या हो गया? डीएनए पॉलीमरेज डायमर हो गया। डायमर, समझ आई कुछ बात? कि 2 पैरेंट स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर एक ही वक्त में दोनों स्ट्रैंड के ऊपर क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड कॉपी करता है, मतलब 2 पैरेंट स्ट्रैंड से 2 डॉटर स्ट्रैंड बनाएगा। तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज सिंगल तो नहीं है ना, डायमर है। एक वक्त में दोनों स्ट्रैंड के ऊपर क्या कर रहा है? एक साथ एक स्पीड से क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है न्यूक्लियोटाइड्स को। समझ आई बात? मोस्टली यस सर। पक्का? अज्ञा हलाऊ बाबा बतायो। उसके ऊपर भी आऊंगा, सब पर आऊंगा। अल्लाह के बंदो चुप तो करो अभी। यहां तक बताओ मुझे समझ आ गया? ठीक है जी, यस सर। चलें आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, उसके बाद रिमूव करते हैं। देखें, डीएनए पॉलीमरेज जो है, ये एमसीक्यूज आ चुके हैं इसमें से, ये मैं बता दूं, लास्ट ईयर इसमें से आए ये एमसीक्यूज। डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप थी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3।
टाइप 1 और 2 जो हैं वो क्या है आपके पास, वो क्या है आपके पास जी, दोबारा बोलो। हेल्पर एंजाइम, स्मॉल यस, एंजाइम। हेल्पर एंजाइम। और जो टाइप 3 है वो है मेन एंजाइम, वो है मेन एंजाइम। मेन एंजाइम कौन है? टाइप 3। ये पैरेंट से, ये दो पैरेंट स्ट्रैंड है ना, दो, ये दो पैरेंट स्ट्रैंड से, दो डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करेगा, तभी इसको डायमर भी कह रहे हैं। और उस दौरान ये जो है टाइप 1 और टाइप 2 इसकी हेल्प करेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 इसकी हेल्प करेंगे। तो मेन जो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने वाला है पेरेंट से डॉटर पे, वो कौन है? टाइप 3 है। वो कौन सी टाइप है? टाइप 3 जो है वो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ जाए कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, या सिर्फ सिंपली डीएनए पॉलीमरेज लिख दे तो आपने टाइप 3 को टिक करना है, क्योंकि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम टाइप 3 है। ये दो पैरेंट स्ट्रैंड से दो डॉटर स्ट्रैंड पे एक वक्त में न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करता है, तभी इसको डायमर भी कहते हैं। टाइप 1 और 2 क्या है? हेल्पर एंजाइम है, इसकी हेल्प करती है न्यूक्लियोटाइड को कॉपी करने के अंदर। क्लियर जी? क्लियर? ये तो थी रिक्वायरमेंट्स इसकी। ये बाबा क्या था इसका? ये तो था इसका रिक्वायरमेंट। क्लियर है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे यस सर। रिमशा अरशद तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, ना अरीशा की तरफ से कोई रिस्पांस मिल रहा है। नो रिस्पांस, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तुम लोगों के। क्लियर है? ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं। गुम हो गए? कहाँ गुम हो गए? बताओ मुझे, बताओ जल्दी से बताओ। समझने में ना, मैं जो चीज समझ नहीं आए तो बताएं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नो टेंशन। समझ आना चाहिए, मेन चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके प्रोसीजर के ऊपर चलेंगे जी। अब प्रोसीजर आपने समझना है ना इसका। अब कोई चैट के ऊपर काइंडली कुछ लिखे ना, नहीं तो मैं उस तरफ देखने लगता हूँ और फिर ध्यान हट जाता है मेरा। अब इसके प्रोसीजर पे देखें, प्रोसीजर चल रहा है इसका। P for phosphate, S for sugar, phosphate, sugar, बल्कि ना रिमूव करता हूँ इसको। बड़ा मुश्किल है ये बनाना। चले, अल्लाह मालिक है। टॉर्च लाइट। हाँ ऐसे ही बनेगा ना, फॉर्क बनेगा, फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। अल्लाह, ठीक है। A T C G T, बस इस दौरान ना लाइट जाए ना कोई मसला हो, नहीं तो बड़ा मसला बनेगा। T, T के अगेंस्ट A, C के अगेंस्ट G। 10 मिनट बाद मीटिंग भी ऑफ होगी। C, देखें जी, अब देखें यहाँ पर ना, यहाँ पर देखें ये एक रेप्लिकेशन फॉर्क है।
ठीक है, ये जो है ये P फॉर पैरेंट, D फॉर डॉटर, P फॉर पैरेंट सही है। ठीक है, ये डॉटर है और ये क्या है, पैरेंट स्टैंड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड किसने ब्रेक किए थे, बॉन्ड किसने ब्रेक किए थे, हेलिकेज। हेलिकेज ने। हेलिकेज आया, सुनिएगा गौर से, हेलिकेज आया और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जब हेलिकेज ने इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो अब देखिए हेलिकेज अगला बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। हेलिकेज क्या कर रहा है, नेक्स्ट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और इतने ही टाइम में क्या हो रहा है यहाँ पर, इतने ही टाइम के अंदर यहाँ पर क्या होगा, इतने ही टाइम में यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर देगा इस तरीके से। देखिए उसने न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, और हेलिकेज आगे आगे बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, गौर से सुनिएगा, हेलिकेज आगे आगे बॉन्ड तोड़ता जा रहा है। ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज उसके पीछे आ रहा है, पीछे आके क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दे रहा है, और गायरेज आके इनके दरमियान में देखें क्या बना दे रहा है, गायरेज आके इनके दरमियान में इस तरीके से बॉन्डिंग बना दे रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, मैं इन सबको ब्रेक करता हूँ, इन सबको ब्रेक करता हूँ, आप देखिएगा, सबको मैं ब्रेक करता हूँ, आप देखिएगा। टी ए और यहाँ पर टी, इस तरीके से देखें ये दो स्टैंड बन गए, देखें दो, एक ये डीएनए बन गया और एक आप देखें ये वाला डीएनए बन गया, ये वाला डीएनए बन गया, ये वाला डीएनए। अब इसमें ये जो था ये डॉटर स्टैंड था, और इसमें ये जो था ये डॉटर स्टैंड था, ये पैरेंट स्टैंड था। समझ रहे मेरी बात को, मेरी बात को समझिएगा थोड़ा सा, मैं अगर समझा पाऊं अपनी बात को यहाँ पर, एक डॉटर एक पैरेंट, हाँ तुम्हें तो पता है, तुम पढ़ चुकी हो इसलिए तो पता है, क्लियर। देखें होता क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले आगे आगे कौन होता है, सबसे पहले इसके आगे आगे होता है हेलिकेज। हेलिकेज बॉन्ड ब्रेक करता है और वो आगे जाके नेक्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करता है। जब वो नेक्स्ट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता है तो उसी दौरान डीएनए पॉलीमरेज वहां पे न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, ऐड कर देता है, और वो ऐड करके आगे जब तक जाता है तो आगे हेलिकेज से एक और बॉन्ड ब्रेक कर, ऐड यानी कि ब्रेक कर चुका होता है, वो वहां न्यूक्लियोटाइड को कॉपी कर रहा होता है, तो इतने ही देर में पीछे वाली जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुई थी उनके ऊपर गायरेज क्या करता है, बॉन्डिंग कर देता है। जैसे यहाँ पे देखें बॉन्डिंग कर दी, यहाँ पे बॉन्डिंग कर दी, देखें यहाँ पे क्या कर दी, बॉन्डिंग कर दी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ डायग्राम सही सही बनी है, सही समझ पा रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद नहीं। सर बोर्ड पे पढ़ाते ना आप ये वाला चैप्टर? ये वाला चैप्टर बोर्ड पे क्या करूं अब, चलो अब इसको अंदर थोड़ा सा देख लो, चलो चलो खैर, अब मैं दोबारा से इसको रिमूव करता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, रुकें जरा, मनहूस मीटिंग भी ऑफ होने वाली है। किसका आया है मैसेज, हाँ रुके, मैं ओवरव्यू में दोबारा इस डायग्राम को जरा क्लियर करके बनाता हूँ थोड़ा, भले ही शॉर्ट हो जाए लेकिन क्लियर बने, शॉर्ट हो जाए लेकिन क्लियर बने। देखें, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, शुगर। ठीक है, अजान भी हो रही है, जल्दी तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है।
जल्दी है, जल्दी में इसको तो समझ लो भाई जरा सा, अजान होते ही नमाज तो नहीं होती ना। यहाँ देखिए ये ए होगा, 2 वीक बॉन्ड होंगे। यहाँ टी होगा, 2 वीक बॉन्ड होंगे, ये डीएनए के स्ट्रैंड है। यहाँ ए होगा, 2 वीक बॉन्ड होंगे। अब थोड़ा शायद समझ आ जाए आपको, मैंने अब जगह छोड़ी है। क्लियर है? अब पहले की बनिस्बत थोड़ा क्लियर आ रहा है। जगह नहीं पहले छोटी थी थोड़ी। देखिए इस तरीके से, ये है पेरेंट का स्टैंड, ये है डॉटर का स्टैंड, ये है डॉटर का स्टैंड, और ये है पेरेंट का स्टैंड। ठीक है, पेरेंट का स्टैंड है। बीच में कहां से, अब आप कहां से आ गया बीच में, क्या मतलब बीच में कहां से आ गए? मैं वही तो बता रहा हूं, बीच में कहां से आ गए। सुने मेरी बात, देखिए होता क्या है, रेप्लिकेशन कैसे होती है। ये पेरेंट, ये डॉटर स्टैंड नीचे वाला जहां डी लिखा है मैंने, ये डॉटर स्टैंड। मैसेज करना बंद करते हैं, मैसेज करना बंद करते हैं, मैसेज करना बंद कर दें, बंद कर दें। मैसेज करना बंद कर दें। अच्छा देखें अब क्या होगा, गौर से सुने, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि सबसे पहले कौन आएगा, हेलिकेज। हेलिकेज ने देखें इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया ना हेलिकेज ने, गौर से समझिएगा। हेलिकेज ने जब इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो हेलिकेज क्या करा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करके कहाँ चला जाएगा, अब चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर आकर के डीएनए पॉलीमरेज ने देखिए डॉटर स्ट्रैंड, पेरेंट से डॉटर पे न्यूक्लियोटाइड को कॉपी कर दिया। देखिए पेरेंट से डॉटर पे कॉपी कर दिया। देखिए पेरेंट से किसके ऊपर कॉपी कर दिया, डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर उसने देखिए ये कॉपी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ए, ठीक है, और गायरेज ने आके यहाँ पे क्या कर दी, बॉन्डिंग बना दी। ठीक है, अब देखें आगे जाएगा, आगे जाएगा हेलिकेज। हेलिकेज इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस वाले बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है हेलिकेज ब्रेक करेगा। ठीक है, हेलिकेज जब तक इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा उतना ही टाइम डीएनए पॉलीमरेज को पीछे डॉटर स्ट्रैंड को कॉपी करने में लगेगा। सपोज करें, देखिए मैं कहता हूं आपको, यहां से ये हेलिकेज आया, सपोज करें, देखो उसने इन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक करके अगला बॉन्ड ब्रेक करने जाएगा तो इतनी ही देर के अंदर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर डॉटर न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। देखें उसने डॉटर न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, अब वो अगला बॉन्ड जब तक ब्रेक करके नेक्स्ट बॉन्ड को ब्रेक करने जाएगा तो उतने ही देर में आगे आ जाएगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, और पीछे जो था गायरेज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। देखिए उसने न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया। तो 3 एंजाइम एक साथ चल रहे हैं, सबसे आगे हेलिकेज जा रहा है, उसके पीछे डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है, उसके पीछे हेलिकेज आ रहा है। हेलिकेज बॉन्ड तोड़ता जाता है, जहां से बॉन्ड तोड़ के अगला बॉन्ड तोड़ने जाता है उतनी देर में पीछे डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को कॉपी कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज नीचे पीछे न्यूक्लियोटाइड कॉपी करके आगे जाता है तो अगला बॉन्ड टूट चुका होता है, पीछे गायरेज बॉन्डिंग बना देता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगी, इनकी सीक्वेंस चलेगी ना, कि पहले हेलिकेज आगे आगे होगा, उसके पीछे आगे आगे बॉन्ड तोड़ता जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड कॉपी करके आगे बढ़ेगा और पीछे से गायरेज